हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये टेस्ट क्लास में। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोग यूपीपीसीएस, यूपी आलो यादव के पीवाई क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, उसी सिलसिले में हम कह सकते हैं आज हम लोग पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस आलो यादव के जो पीवाई के क्वेश्चंस है उसका आज हम लोग पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें आपको जो दिया गया क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन पढ़िएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपको ये ध्यान देना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये जो है मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें संपादक और लेखक के बारे में दिया गया है कि संपादक लेखक कौन सी अखबार, पत्रिका या पुस्तक को लिखे हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन घटना चक्र से लिया गया है। ये क्वेश्चन घटना चक्र से लिया गया है। आप लोग जब घटना चक्र का बुक ओपन करोगे तो वहां आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सुमेलित करते हैं। अरविंद घोष, अरविंद घोष जो है ये वंदे मातरम लिखे थे। ये ऑप्शन आपका क्या है? सही है। ऑप्शन बी में क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है, क्या इन्होंने सत्याग्रह का जो अखबार है, पत्रिका है या पुस्तक है, इसको इन्होंने लिखा था या नहीं लिखा था, ये हम लोगों को देखना है। इसके बाद में फिर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया। ठीक है, तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है? गलत है। बी ऑप्शन क्या है आपका? गलत है, क्योंकि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये सत्याग्रह नहीं सुधारक शुरू किए थे। ठीक है, सुधारक क्या लिखे थे? सुधारक लिखे थे। इसको गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक लिखे थे। और ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सही नहीं लिखा गया है, वो हम लोगों को बताना था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? ध्यान से देखिएगा, प्रयास किया था। और ये मेंस 2016 का क्वेश्चन है, जिसमें आपके ऑप्शन हैं सचिंद्र नाथ सन्याल, राजेंद्र लहड़ी, चंद्रशेखर आजाद और गोपीनाथ शाह। इन चारों में से कौन ऐसा था जो कलकत्ता के जो पुलिस कमिश्नर थे चार्ल्स टैगार्ड, उनकी हत्या करने का कोशिश किए थे? इसमें से कौन थे? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर। गोपीनाथ शाह जो है, इन्होंने प्रयास किया था, कोशिश किया था, चार्ल्स टैगार्ड को मारने की कोशिश की थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोपी शाह जो आपका है, ये एक बंगाली युवक थे और इन्होंने जो है कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ड के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर, तंग होकर के उन्होंने उनकी हत्या करने की प्रयास की, लेकिन क्या हुआ? वो असफल है। ठीक, तो कुछ इस तरह से इसके व्याख्या थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सबने अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सीडीएम। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सा कथन आपका सही है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। इसमें आपको दिया गया है, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने पर, महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी, या ऑप्शन 2 है मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी, के.एम. मुंशी को नमक तोड़ने पर सजा दी गई थी। ये आपका 2 स्टेटमेंट है। पहले में है कि नमक तोड़ने पर गांधी जी को सजा नहीं दी गई थी, या मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक तोड़ने पर सजा दी गई। ये दोनों आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। और अगर इसकी बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन ये है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर। इसमें मदन मोहन मालवीय और देवदास गांधी, के.एम. मुंशी को नमक तोड़ने पर सजा दी गई थी, और ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी को कानून तोड़ने की सजा नहीं दी गई थी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही, केवल स्टेटमेंट सेकंड सही। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या की बात करें तो इसमें जो है, गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को, ठीक है, ध्यान रखना, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की।
ठीक है, दांडी के लिए पद यात्रा प्रारंभ की। 24 दिनों में 240 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। ठीक, 240 किलोमीटर था। और कितने तारीख को दांडी पहुंचे? 5 अप्रैल को। शुरू कब किए थे? 12 मार्च को। कितने लोगों के साथ? 78 लोगों के साथ। कितने दिन तक? 24 दिनों में। अगले दिन 6 अप्रैल गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक हाथ में लेकर के नमक कानून तोड़ा। इसके बाद उनको 4 मई 1930 को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, ध्यान से सुनना कि उनको 4 मई 1930 को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। ऐसा नहीं था कि उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो क्या था? गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दांडी मार्च। तो दांडी मार्च की बात करें तो दांडी मार्च कब हुआ? अभी अभी हम लोग इसका देखे हैं व्याख्या। तो दांडी मार्च जो है वो कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। इसके बाद में पूना समझौता। पूना समझौता कब हुआ था? पूना समझौता जो है वो आपका 24 सितंबर 1932 को। सांप्रदायिक घोषणा। सांप्रदायिक घोषणा की डेट की बात करें तो 16 अगस्त 1932 को। गांधी रिबेल समझौता की बात करें तो ये 5 मार्च 1931 को। ठीक, अब इसमें बात करते हैं। इसको अगर मैच करें तो 5 मार्च। सबसे पहले अगर बात करें 12 मार्च 1930 तो ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद में फिर 5 मार्च 1931 ये हो गया आपका सेकंड। उसके बाद में हम लोग अगर बात करें तो 16 अगस्त और सितंबर यानी ये थर्ड और फिर सेकंड। मींस आपका जो फर्स्ट है वो फर्स्ट पद है, सेकंड जो है वो सेकंड पद है, और आई मीन नहीं सॉरी सेकंड जो है वो फोर्थ पद है, और थर्ड जो है वो आपका थर्ड पद है, और जो फोर्थ है वो आपका क्या है? सेकंड पद। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट फर्स्ट पर है, सेकंड फोर्थ पर है, और थर्ड टू। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, भारत में अंग्रेजों की सफलता, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? ये क्वेश्चन डायरेक्ट स्पेक्ट्रम बुक से लिया गया है। ठीक है, स्पेक्ट्रम का एक बुक है, बहुत ही अच्छा बुक है, तो स्पेक्ट्रम बुक से ये क्वेश्चन लिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। एकदम सही बात है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पैसा मिल गया था, बहुत ज्यादा धन शक्ति जनशक्ति दोनों मिल गई थी। अंग्रेजों का बेहतर नौसैनिक ताकत होना, ये भी सही है। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। तो दोनों सही है आपके ऑप्शन आई मीन स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, क्योंकि उनके पास बंगाल विजय से बहुत सारा धन और जनशक्ति दोनों मिल गया था, और उनकी नौसैनिक ताकत जो थी वो भी बहुत अच्छी थी। ठीक, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मैपिंग करना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, पवाना विद्रोह कब हुआ था, बंगाल नील विद्रोह, जयंती विद्रोह। देखो, विद्रोह पहचानने के लिए मींस मैचिंग करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, जिसमें से एटलीस्ट आपको 2 ऑप्शंस पता हो तो आपके बाकी सारे काम बन जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह जो हुआ था वो 1879 में हुआ था। कब हुआ था? 1879 में हुआ था। और जो पवाना विद्रोह वो कब हुआ था? 1873 में। 1873 में हुआ था, ध्यान देना। पवाना विद्रोह जो है वो कब हुआ था? 1873 में। बंगाल नील विद्रोह की बात करें तो बंगाल नील विद्रोह 1859 में हुआ था। 1859 में हुआ था। इसके बाद में जयंती विद्रोह, जयंती विद्रोह की बात करें तो जयंती विद्रोह आपका 1860 में हुआ था। तो चलिए मैच करते हैं A2 B3 C1 और D3। तो A2 B1 मींस ऑप्शन ए तो गलत है। इसके बाद में A2 B3 ये भी गलत है। और इसके बाद में हम लोग अगर बात करें तो इसमें जो है A2 B4 है, सॉरी ये B4 है, B4 है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? घटना चक्र का सीधा सीधा क्वेश्चन है। पूर्वावलोकन एक आता है ना घटना चक्र का, जिसमें सभी सब्जेक्ट होते हैं, वो डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। D3 है, ये 2016 का है। इसमें लाठी क्लब की स्थापना के बारे में पूछा गया है। तो लाठी क्लब की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी बिपिन चंद्र
तो देखो लाठी क्लब की स्थापना जो है वो किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था, कहाँ के रहने वाले हैं, इन सभी को हम लोग व्याख्या में देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक, इनकी बाल गंगाधर तिलक जो है ये कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। कहाँ के थे, महाराष्ट्र के थे। और ये लाठी क्लब की स्थापना 1885 ईस्वी में किए थे। यही नहीं, तिलक साहब जो है वो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किए थे। ठीक है, इसके बाद में तिलक जी ने क्या किया था, लोगों को जागृत किया था मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा पत्रिका से। इन्होंने दो पत्रिकाएं निकाली थी, एक मराठी में था केसरी नाम का, और उसी को जो है वो मराठा पत्रिका किए थे अंग्रेजी में। इसके बाद में तिलक जो है वो मंडेले जेल में रहते हुए गीता रहस्य लिखा था। मंडेले जेल में रहते हुए क्या किया था, गीता रहस्य लिखा था। तिलक ने मोहल्ला विरोधी समितियां और अखाड़ा क्लब का भी स्थापना किया था। तो कुछ ये थे आपके तिलक साहब के बारे में। ठीक है, इसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आयोग जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनाता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा रिक्रिएट कर देता है, तोड़ मरोड़ करके आयोग वहीं से क्वेश्चंस बनाता है। तो इसके जो व्याख्या है इसको बड़े अच्छे से सुन लेना, और लिखना होगा लिख लेना। अदरवाइज जब ये वीडियो के सभी पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, दो पार्ट और इसके आ पाएंगे, क्योंकि तकरीबन 200 क्वेश्चंस होंगे, तो 2 पार्ट और आएंगे इसके। और उसके बाद में लास्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें क्या होगा कि मैं सभी क्वेश्चंस और ये जो व्याख्या है पूरी पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट वीडियो में। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है मैचिंग करने को। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इस पर मैंने वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो है। वहां पर जो एसोसिएशन है, कौन सा एसोसिएशन किसने बनाया है, कब बनाया है, किस सन में बनाया है, तो उसको मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल से पढ़ाया है। उसको जा करके देख लो, क्योंकि उसको मैं प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि उससे आपका 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है। 2-3 क्वेश्चंस एकदम फिक्स है। मैं अभी को लिख करके दे दूं, 100% बता रहा हूं। अगर आप लोग उस टॉपिक से देख लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री का 2 या 3 क्वेश्चंस एकदम फिक्स है। तो वो टॉपिक आप लोग जाकर के देख लो कि उसके संस्थापक कौन है, वो किस संस्था की स्थापना किए थे, कौन किए थे, किस सन में किए थे। उसको जाकर के आप लोग जरूर देख लेना। 15-20 मिनट का वीडियो है, ज्यादा नहीं है, लेकिन और उसका पीडीएफ भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो जाकर के उसको देख लेना। देखते हैं इसमें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। अब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी और कब किए थे इसके बारे में। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक, कौन किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी किए थे। और पूना सार्वजनिक सभा जो है वो महादेव रनाडे किए थे। तो मान लो कि एग्जाम में आ गया और अपने को सिर्फ 2 ऑप्शंस मालूम है, तो क्या करेंगे। अब देखो 2 ऑप्शंस पता हो गया ना। अब देखो ए में सेकंड, तो ए का सेकंड, चलो बी का थर्ड, बी के बाद में और किसी का थर्ड है नहीं है, कोई है थर्ड इसमें, कोई नहीं दिख रहा है ना। मीन्स आपका क्या है, ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर। सी आपका क्या हो गया, फोर्थ हो गया, फिरोज शाह मेहता। और मद्रास महासभा जो है वो आपका आनंद चालू। तो जो मैचिंग वाले होते हैं ना, मैचिंग में एटलीस्ट आपको 2 ऑप्शंस पता हो। अगर आपको जो है एटलीस्ट 2 ऑप्शंस पता होगा ना, अगर 2 ऑप्शंस पता होगा तो आसानी से आप लोग मैचिंग की क्लास है, मैचिंग का जो भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपके कुछ व्याख्या थे, तो इसको व्याख्या को आप लोग एक बार देख लो, या स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, अदरवाइज लास्ट क्लास में आपका पीडीएफ मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमिलित करना है, सही सुमिलित। यंग बंग आंदोलन और व्यक्ति। यंग बंग आंदोलन को किसने चलाया, इसके संस्थापक कौन थे, इसके बारे में। तो देखो यंग बंग आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो यंग बंग आंदोलन क्या था, ये हेनरी विवियन डोजियो ने चलाया था। इसके बाद में बहिष्करण हितकरणी सभा, क्या ज्योतिबा फुले ने चलाया था। आइए देखते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना कर्नल वकाट ने की थी। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था 1875 में। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि इसमें सही सुमिलित नहीं है। तो देखो बहिष्करणी हितकरणी सभा जो ज्योतिबा फुले जी ने नहीं किया था, फिर किसने किया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी तो क्या हो गया, राइट हो गया, क्योंकि यहाँ पर नहीं के बारे में बात किया। तो इसकी स्थापना जो है वो किसने किया था, अम्बेडकर जी ने किया था। किसने किया था, अम्बेडकर जी ने। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस में इंपीरियल गजेटेरियल की संलग्नकर्ता कौन थे, मींस इंपीरियल गजेटेरियल संलग्नकर्ता कौन थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा
देखते हैं। ऑप्शन ये है आपका कोलिन कलर, विलियम विल्सन हल्टर, चार्ल्स इलियट और विलियम डिग्ली। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर, क्योंकि विलियम विल्सन हल्टर ने इंपीरियल गजेटियर को संलग्न किया था। देखते हैं व्याख्या। विलियम विल्सन हंटर शिक्षा आयोग, जो हंटर शिक्षा आयोग है, उसका भी गठन इन्होंने 1882 और 83 में किया था। इंपीरियल गजट टोटल 23 खंडों में प्रकाशित कराया था। कितने खंडों में? तो 23 खंडों में। ये बात याद रखना, क्योंकि हो सकता है आयोग ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखना कितने खंड में, 23 खंडों में इसको प्रकाशित कराया था। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े नहीं थे? इसमें से कौन ऐसे थे जो आईएनए से जुड़े नहीं हुए थे? तो इसकी बात करते हैं। ऑप्शन ए राशिद अली, शहनवाज, पीके सहगल और बीसी दत्त। इन चारों में कौन ऐसे थे जो क्या है आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे? तो जो बीसी दत्त जी हैं वो क्या था, वो आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका क्या है राइट आंसर। फिर कहां से जुड़े हुए थे, कहां भी जी थे भाई बीसी दत्त जी? तो बीसी दत्त जो है ये आईएनए का गठन 1942 कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। 5 जुलाई 1939 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक एक व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी। उसके बाद में 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत को अस्थायी सरकार का गठन किया। और बीसी दत्त जो है वो क्या थे, रॉयल नेवी विद्रोह से थे। ठीक, बीसी दत्त जो है वो रॉयल नेवी विद्रोह से थे, ना कि आजाद हिंद फौज से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, क्या है सत्य नहीं है, ये हम लोगों को जानना। इसमें पहला जो आपको दिया गया है, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया है। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया। ऑप्शन सी, यह एक अहिंसक आंदोलन था। ऑप्शन डी, यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो देखो, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन अगर हम स्पेक्ट्रम बुक जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे अगर देखें तो इसमें ऑप्शन ए और सी सही है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी माना है। ठीक है, आयोग ने इसका आंसर बी माना है, तो आप लोग इसका आंसर बी ही मानोगे, क्योंकि जो आयोग मानेगा वही हम लोग मानेंगे। तो इसका ऑप्शन जो आंसर है वो क्या है, बी है। व्याख्या थोड़ा सा देख लें। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। यह आंदोलन हिंसक नहीं था। सरकारी आकलनों के अनुसार इस आंदोलन के पहले सप्ताह में 250 से अधिक रेलवे स्टेशन को नष्ट कर दिया गया। 150 थानों पर हमले हुए, जिससे अत्यधिक हिंसा हुई थी। ठीक, आंदोलन के पूर्व महात्मा गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के कारण यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त बन गया, क्योंकि लोगों के अंदर विद्रोह होगा कि भाई गांधी जी को, क्योंकि उस समय जो है जो चंपारण के लोग थे, जब गांधी जी चंपारण का जो केस था, चंपारण का जो आंदोलन था, उसको जब वो सॉल्व कर दिए थे, तब क्या था कि गांधी जी को वहां के लोग मैजिशियन मानने लगे थे कि गांधी जी जो है एक मैजिक मैन। इसलिए जब गांधी जी को वो लोग, गांधी जी के साथ साथ जो बड़े नेता थे, उन सबको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो स्वतः ही वो कहीं ना कहीं स्फूर्त बन गया। इसके बाद में आंदोलन शुरू होते ही कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो कुछ इस तरह से इसके व्याख्यान थे। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिप्स प्रस्ताव। तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये क्या हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। बाइबल कब हुआ था? 1945 में। और सीआर फार्मूला 1944 में। ठीक, तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो आपका सेकंड है वो क्या होगा, फर्स्ट हो जाएगा, और जो आपका फर्स्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड टर्म पर रहेगा। और जो आपका थर्ड फोर्थ है वो थर्ड टर्म पर रहेगा, और जो थर्ड है वो क्या है, फोर्थ टर्म पर रहेगा। तो कुछ इस तरह से रहेगा। तो आइए देखिए, फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का फोर्थ होना चाहिए, तो ये गलत है। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है आपका, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर के बारे में। ठीक है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये स्टेटमेंट किस महापुरुष ने कहा था? और आपके ऑप्शंस हैं
स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो जो ये कथन है इसको स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा था, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कहा था। कुछ व्याख्यान है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक, लेखक एवं परोपकारी व्यक्ति थे। इनका बचपन का नाम क्या था? ईश्वरचंद्र बंदोपाध्याय। ठीक है। संस्कृत और दर्शन में विद्वान होने के कारण इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिल गई थी। ठीक है, ध्यान देना कि ये संस्कृत में जो है विद्वान होने के कारण इनको क्या है विद्यासागर की उपाधि मिल गई थी। इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में पारित हुआ था। तो कुछ इतने जो है इन्होंने काम किए थे, जिसमें क्या था? विधवा पुनर्विवाह था, और ये शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे, लेखक थे, दार्शनिक भी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत अभियान, मतलब क्लाइव भारत कब आया, फिर इलाहाबाद संधि कब हुई, बक्सर युद्ध कब हुआ, वायन हेस्टिंग्स, इन सभी के बारे में हम लोगों को जानना है। तो देखिए, जो क्लाइव का पुनः भारत अभियान था वो कब हुआ था? 1765 में। 1765 में। इलाहाबाद की संधि, ये सबको पता है कि अगस्त 1765 में हुआ था। अगस्त 1765 में हुआ था। इसके बाद में बक्सर का युद्ध जो है ये 22 अक्टूबर 1764 में। वायन हेस्टिंग्स का भारत गवर्नर बनना ये 1773 में हुआ था। ठीक है, अब इसको मैचिंग करते हैं तो ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट, उसके बाद में आपका थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, और फिर आपका जो है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड हुआ। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको मैच करना है। तो मैच करने के लिए दो ऑप्शंस जरूरी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलाहाबाद संधि। तो इलाहाबाद संधि अभी हम लोग बात किए कब हुआ था? 1765 में हुआ था। कब हुआ था? 1765 में। तो ए का क्या हो गया? फोर्थ। उसके बाद में एक्सला सापेल, ठीक है, ये जो है एक्सला चैपल भी कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं इसको सापेल भी कहते हैं। तो एक्सला सापेल की संधि कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ठीक है, 1948 में, यानी बी का थर्ड हो गया। चलो इसी को ट्राई करते हैं। ए का फोर्थ, ऑप्शन ये गलत। बी, ए का फोर्थ, बी का थ्री। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर। और सी और डी क्या है? अपने तरफ से लगा लो। सी का 1, सी का आई मीन 2, और डी का 1। ठीक है, तो मैचिंग करने वाले बहुत आसान होते हैं। बस इसमें क्या है कि आपको एटलीस्ट दो ऑप्शन पता हो, एटलीस्ट दो ऑप्शंस पता हो तो क्या हो, मैचिंग आपका बहुत ही आसान हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कालक्रमानुसार। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि कालक्रमानुसार में क्या करेंगे। सबसे पहले गांधी इर्विन समझौता। अब गांधी इर्विन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इर्विन समझौता जो है 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और जो पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा ये 1929 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो ये 1930 में हुआ था। ठीक, तो इस तरह अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका 1930, 1931 में, 1932 में, 1929 में, 1930 में, कुछ इस तरह से जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूना पैक्ट, गांधी इर्विन समझौता और पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा, तो कुछ इस तरह से थे। इसमें ऑप्शन नंबर ये आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ये क्या है आपका? राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित है? अब इसमें हम लोग बात करें, पहला है सहकारिता आंदोलन। तो सहकारिता आंदोलन जो है वो किसने किया था? एम के गांधी ने। किसने किया था? एम के गांधी ने। क्या ये सही है या गलत? इसके बारे में हम लोग देखते हैं। और इसमें क्या है? कौन सही है, ये जानना है कि इसमें से कौन है जो सही है। इसके बाद में इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान, जेएल नेहरू। सेवाग्राम प्रोजेक्ट, विनोबा भावे। तो देखो इसमें जो सही की कहानी है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या है? राइट आंसर। क्योंकि सहकारिता आंदोलन एम के गांधी जी ने नहीं चलाया था, फ्रेडरिक निकोलस ने चलाया था। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो सेवाग्राम प्रोजेक्ट है वो भी गांधी जी ने नहीं चलाया था। तो आपका ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से थे।
कारिता आंदोलन जो है वो कौन चलाया था? फ्रेडरिक निकोलस। और कब चलाया था? 1904 में। अच्छे से इसको याद रखना। इटावा पायलट प्रोजेक्ट अल्बर्ट मायर ने 1948 में चलाया था। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान ये 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने जानबूझकर लाखों भारतीयों को भूखे मरने दिया। और बर्मा पर जापान के कब्जे के बाद वहां से चावल का आयात रुक गया था और ब्रिटिश शासन ने अपने सैनिकों और युद्धों में लगे अन्य लोगों के लिए चावल की जमाखोरी कर ली थी, जिसकी वजह से 1943 में बंगाल में आए सूखे से 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। ये बड़े अच्छे से याद रखना, ध्यान रखना कि अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है वो कब चलाया गया था और किस लिए चलाया गया था। ये कुछ इस इतने वजह थे जिसमें से हमारे हिंदुस्तानी भाई टोटल 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। सिर्फ ब्रिटिश कह सकते हैं कि जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटिश शासन था, वो लोगों ने अपने सैनिकों को बचाने के लिए क्या किया था? चावल की जमाखोरी कर दी थी, जिसकी वजह से हमारे भारतीय सैनिक जो है वो तकरीबन 30 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, ना कि सैनिक ही, यहाँ की आम जनता की। बात करते हैं सेवाग्राम प्रोजेक्ट, तो ये एम के गांधी ने 1936 में चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं? इसमें से कौन है जो सही सुमिलित नहीं? सबसे पहले राजद्रोह सभाओं को रोकने का अभिनय 1908, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 में, और समाचार पत्र अपराधों को के लिए प्रोत्साहन अधिनियम 1908। तो क्या ये सही है कि सभी चार के चारों जो है वो सब 1908 में हुए हैं? ना जी, इसमें हम बात करते हैं कि जो ये राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम है 1908 नहीं 1907 में हुआ था। ठीक है, 1907 में हुआ था। तो इसलिए आपका ऑप्शन ये क्या है? राइट आंसर, क्योंकि इसमें कौन सही सुमिलित नहीं है इसके बारे में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? जो असम है इसमें सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? और ये प्री 2016 में आया हुआ है। और आपके ऑप्शन है 1835, 1837, 1839 और 1841। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं। द असम कंपनी नाम करके जो स्थापना हुई थी, जो कंपनी ओपन हुई थी, उसका नाम क्या था? द असम कंपनी। याद रखना, भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है, जिसकी स्थापना 1839 में 5 लाख रुपए की पूंजी लगा करके की गई थी। और इसका मुख्यालय कहां पर है? नजीदा में है। कहां पर है? नजीदा में, जो कहां है? असम में है। ठीक, तो कुछ इस तरह से इसके व्याख्यान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? कौन ऐसे थे इसमें से जिनको बहादुर शाह जफर जो है वो शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिए थे प्री 2016 में? तो बात करते हैं। फर्स्ट है अजीमुल्ला, बिरजिस्कद, बख्त खान और हसन खान। तो बहादुर शाह जफर जो है ये बख्त खान को क्या दिए थे? बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर कहते थे। ठीक है, साहब ए आलम बहादुर कहते थे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है मैचिंग करने के लिए, आपको दिया गया है। देखो इसमें भी क्या है, हम लोग अगर कोई दो ऑप्शंस ढूंढ ले जाएं तो क्या होगा? काम अपना बन जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पांडुचेरी की। पांडुचेरी पांडुचेरी कौन आया था? पांडुचेरी सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रांस के लोग आए थे, तो ये आपका हो गया सेकंड। ठीक, इसके बाद में गोवा में कौन आया था? तो गोवा में पुर्तगीज आए थे, तो गोवा की बात करते हैं थर्ड। अब देखो कौन ऐसे हैं जिसका ए सेकंड है और बी क्या है? थर्ड है। ये सेकंड है, बी आपका थर्ड है, और कोई है ना जी। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो गया? राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक, ये बहुत आसान होता है मैचिंग में, बस केवल आपको दो ऑप्शंस पता हो। आपको जो है वो दो ऑप्शंस क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, तो आपका जो मैचिंग होता है वो बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया गया है कथन और कारण दिया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो जवाहरलाल नेहरू थे ये दूसरे गोल्ड मेज सम्मेलन में 1932 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। अब बात करते हैं क्योंकि
गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लेना अंतर्निहित था। अब इसका कारण और कथन जो है कुछ इस प्रकार से थे। तो देखो, पहली बात तो अगर मैं बता दूं कि जो जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट हुए ही नहीं थे। इसमें कौन हुआ था? गांधी जी हुए थे। तो भाई देखो, आपका स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत ही हो गया। अब दूसरा देखते हैं रीजन। इसमें गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ये बात सत्य है। दूसरा गोल में सम्मेलन 1931 में, ये भी बात सत्य है। और भाग लेना अंतर्निहित है, ये सत्य था। तो कारण जो है वो आपका क्या है? सत्य। मीन्स आपका ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर। आर सही है लेकिन ए क्या है? गलत। ठीक, तो इसके कुछ इस तरह से, तो इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू जो है वो गांधी जी लिख दे रहा हूं, आप लोग वैसे जान जाओगे एम के गांधी। इन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, ना कि नेहरू साहब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी क्या करना है आपको? मैचिंग करना है। इसमें भी क्या करना है आपको? मैचिंग करना है। मैचिंग करना सबसे आसान होता है। आइए देखते हैं, कोई दो ऑप्शन ले लो। देखते हैं नाना साहब जो है ये 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, जो 1857 क्रांति हुई थी और उसमें कौन कहां से विद्रोह स्टार्ट किया था, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो, नाना साहब कहाँ के थे? तो नाना साहब जो है वो कानपुर से शुरू किए थे। कहां से? कानपुर के। तो ये का क्या है? सेकंड है। और नवाब हामिद अली खान, ठीक है, नवाब हामिद अली खान, ये कहां से शुरू किए थे? तो ये जो है वो दिल्ली से शुरू किए थे। कहां से किए थे? दिल्ली से। बस हो गया। ए का फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, और यहां पर भी है। तो आइए अभी इसका एक ऑप्शन और हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें हम बात करते हैं कि मोहम्मद अहमद उल्ला खान। तो मोहम्मद अहमद उल्ला जो है ये कहां से किए थे? ये लखनऊ से किए थे। कहां से किए थे? लखनऊ से किए थे। और मनीराम दीवान कहां से किए थे? मनीराम दीवान जो है ये असम से विद्रोह किए थे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन बनाया गया था बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बनाया गया था, क्योंकि इस जो ये मैचिंग दिया है, ये क्वेश्चन दिया, इसमें कम से कम आपको 3 ऑप्शन होना चाहिए। मीन्स ये मान के चलो कि इसमें सभी के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन स्पेक्ट्रम का जो बुक है, अगर आप 1857 की क्रांति का जब चैप्टर ओपन करोगे तो उसमें जो लास्ट पेज है जहां पर समरी होता है ना, तो समरी में अगर आप लोग देखोगे तो समरी में आपको मिलेगा वहां पर एक तरफ से ऐसे लाइन से ही लिखा हुआ है कि किस जगह पर कौन विद्रोह कहां से किए थे, किस टाइम पर किए थे, वो सभी लिखे हुए हैं। तो वहां से आप डायरेक्ट जाकर के देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित पे विवरण पर विचार कीजिए। इसमें हम बात करते हैं कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन इंस्पेक्टर तथा वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। ठीक है, थोड़ा प्यास लगी तो प्रमुख संघर्ष करता थे। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि 1853 में कौन पश्चिमी भारत के पारसी थे और उसमें से कौन थे जो इंडियन स्पेक्टेटर और वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये दोनों चीजें अगर हम लोगों को पता हो जाए तो क्या होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आपके ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, बी एस मालाबारी, बी एस वाडिया और नौरोजी फरदौन। इसमें से आपको क्या करना है? फाइंड करना है कि कौन ऐसे थे जो जिन पर ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? सुटेबल है, उन्हीं पर फिट होता है। तो देखो, मालाबारी जो बी एस मालाबारी थे वही एक ऐसे पारसी थे जिन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन? ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष कौन था 1925? अगस्त 1925। ये ध्यान देना। ऑप्शन ए मोती सियादास या मोतीलाल नेहरू, एम आर जयकर या विठल भाई पटेल। तो इसकी हम बात करें तो विठल भाई पटेल जो है वो क्या थे? अध्यक्ष थे। 1925 का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था उसके अध्यक्ष कौन थे? विठल भाई पटेल। आइए इस क्वेश्चन की कुछ व्याख्या देखते हैं। इसमें आपको अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विठल भाई
पटेल थे, ठीक है। जो 1925 का लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ था उसके अध्यक्ष विठल भाई पटेल थे। और विठल भाई पटेल कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। विठल भाई पटेल जो है ये 1919 में 2 लाट सत्याग्रह तथा 1920 में असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसके साथ साथ विठल भाई पटेल स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। विठल भाई पटेल का 22 अक्टूबर 1993 ईस्वी में जिनेवा में इनका निधन हो गया तथा इनका अंतिम संस्कार 10 नवंबर 1993 में बॉम्बे में किया गया था। तो कुछ इस तरह से थे इस क्वेश्चन के व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित संस्थाओं पर क्या करना है? विचार करना है कि ये निम्नलिखित संस्थाएं कब कब शुरू हुई थी। तो बंग भंग प्रकाशिका की बात करते हैं कि बंग भंग जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा था ये कब हुआ था? तो ये 1836 में हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में हुआ था। इसके बाद में बंगाल इंडियन सोसाइटी की बात करें तो 1843 में हुआ था। और इंडियन लीग की स्थापना की बात करें तो 1875 में हुआ था। 1875 में हुआ था। तो कुछ इस तरह से था। तो इसमें जो है 1 2 3 4, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ये आपका क्या है? राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हम लोगों को सही सुमिलित नहीं है, कौन है जो इसमें से गलत है, इसके बारे में हम लोगों को फाइंड करना है। तो आपका ऑप्शन ये में बी.डी. सावरकर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एकदम सही है क्योंकि बी.डी. सावरकर जी ने ये बुक लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये जो बुक है, अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन को सीधा सीधा पढ़ना है डीपली, तो आप घटना चक्र उठा लीजिए और घटना चक्र में जाकर के देख लीजिए। घटना चक्र में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन दिया गया है। अब बात करते हैं आर.सी. मजूमदार, इन्होंने द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट की स्थापना की थी। आई मीन 1857 की जो बुक लिखे थे वो आर.सी. मजूमदार लिखे थे। तो ये भी क्या है? सही है आपका। राधा कमल मुखर्जी, अवध इन रिवोल्ट, ये गलत, क्योंकि ये राधा कमल मुखर्जी ने नहीं लिखा था। इसको किसने लिखा था? इसको रुद्रांश मुखर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? रुद्रांश मुखर्जी, ठीक है, रुद्रांश मुखर्जी ने लिखा था इसको, ना कि राधा कमल मुखर्जी ने लिखा था। तो ऑप्शन सी आपका क्या है? राइट आंसर। एस बी चौधरी द इंडियन म्यूटनीज लिखे थे। तो आपका ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए, जिसमें क्या है? प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था? मध्य प्रदेश, आई मीन मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब। आपके कुछ इस तरह से मध्य प्रांत है, उड़ीसा है, बंगाल है और पंजाब है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो उस समय 1937 में कांग्रेस का बंगाल और पंजाब, इन दोनों जगहों पर क्या था? मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैचिंग करने का। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और मैपिंग करना बहुत ही आसान है। आइए इस पे बात करते हैं। कोई 2 ऑप्शन को चूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अहोम का। तो अहोम कब हुआ था? तो अहोम जो विद्रोह है वो कब हुआ था? 1828 में हुआ था। मीन्स ए का क्या है? सेकंड। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 को हुआ था। कब हुआ था? 1831 को हुआ था, यानी फोर्थ। अब देखो ए का सेकंड, बी का फोर्थ कौन है भाई? चलिए देखते हैं। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का और कोई नहीं है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए आपका क्या है? राइट आंसर हो गया। मैचिंग मीन्स मैचिंग सबसे आसान होता है, ध्यान दो, बहुत आसान होता है। बस इसमें क्या है? कोई 2 पता हो। हाँ, ऐसे बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें हम लोगों को 3 के 3 या 4 सभी के सभी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है, हमेशा नहीं आता है, ठीक है। ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आता है, हमेशा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? कौन नहीं थे, इसके बारे में हम लोगों को पता करना। तो ये एफ.जी. स्लाइड, डी.जे. रीड, अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी, इनमें से कौन थे जो कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे? जो चंपारण कृषि जांच समिति की बैठक की गई थी उसमें से कौन नहीं थे? तो अनुग्रह नारायण जो है उस बैठक में नहीं थे, उसके सदस्य
नहीं थे। ठीक है, अनुग्रह नारायण उसके सदस्य नहीं थे। व्याख्या देखते हैं इसकी। जो चंपारण के किसानों की दुर्दशा को जांच हेतु बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गाइड द्वारा FG स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण केसीय जांच समिति का गठन किया गया था। इतना समझ में आ गया? एकदम बड़े अच्छे से रखना, बहुत आराम से, क्योंकि तोड़ा मोड़ा यहीं से जाएगा। ठीक है, आयोग यहीं कहीं से बनाएगा। इसके सदस्य कौन थे इनके बारे में? पहले गांधी जी थे, जी दाइनी, DJ रीड, MIL टेबल, LC अदामी और हरिहर प्रसाद। इतने लोग कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि चंपारण का जो केसी जांच समिति था उसमें इतने लोग क्या थे? पार्टिसिपेट थे, ये वहां उसके मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूका आंदोलन का नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन जो हुआ था इसका नींव कहां से हुआ था? तो देखो, कूका आंदोलन जो है वो बंगाल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र। कूका आंदोलन जो है वो कहां से शुरू हुआ था? बंगाल से, सॉरी पंजाब से। ठीक है, कूका आंदोलन जो है वो पंजाब से शुरू हुआ था। इसके व्याख्या के बारे में थोड़ा सा देखें तो कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल द्वारा पंजाब में की गई थी। किसके द्वारा? भगत जवाहर मल द्वारा पंजाब में की गई थी। भगत जवाहर मल को सियान साहब के उपनाम से भी जाना जाता था। ये जरूर ध्यान रखना कि भगत जवाहर मल को सियान साहब के नाम से भी जाना जाता था। यह एक धार्मिक आंदोलन था जो बाद में राजनीतिक आंदोलन में क्या हुआ था? परिवर्तित हो गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस पर हम लोगों को देखना, और ये 17 में आया हुआ था। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, स्थानीय शासन, तो स्थानीय शासन जो है ये सही स्थानीय शासन जो है, क्या ये लॉर्ड लिंटन के थ्रू हुआ था? या सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कार्नवालिस। तो इसमें आपका डी भी सही है, सी भी सही है और बी भी सही है, और आपका ए क्या है? गलत। लॉर्ड लिटन नहीं थे, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन थे। ठीक, तो आपका ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला गया। ये जरूर याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। जल्दबाजी में बच्चे नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनका क्या होता है? आंसर गलत हो जाता है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घटनाओं पर विचार करना है। इस पर हम लोग आरो 17 में आया हुआ है, ये पीरी 2017 में आया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता ये आपका कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। इसके बाद में सांप्रदायिक पंचाट की बात करें तो सांप्रदायिक पंचाट जो है ये 16 अगस्त 1932 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। और नेहरू रिपोर्ट जो है ये कब हुआ था? सबको पता है, 28 अगस्त, क्योंकि अगर ये भी नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम है। 27 अगस्त 1929 में हुआ था। ठीक है, 27 अगस्त 1928 में हुआ, सॉरी। तो ये हम कह सकते हैं नेहरू रिपोर्ट जो है 27 अगस्त 28 अगस्त 1928 में हुआ था। तो कुछ इस तरह से थे, जिसके ऑप्शन जो आपका है वो डी है, क्योंकि 28 इसके बाद में फिर 31, तो आपका फोर्थ और फर्स्ट पहले होगा, इसके बाद फिर थर्ड और सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का जो है वो राजनीतिक गुरु कौन था? ये पीरी 2017 में जी के गोखले, सियादास, BC पाल, BG तिलक। इसमें से कौन थे जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो सियादास, इनका फुल नाम जो है वो क्या है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जो है वो सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑपरेशन रूबिकॉन है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ऑपरेशन रूबिकॉन क्या है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें आपका ऑप्शंस है, जेल में गांधी के आमरण अनशन, बी है जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, सी है गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपके जो 66 है, 66 में आपका ऑप्शन ये क्या है? राइट आंसर, जेल में गांधी जी के आमरण अनशन।
अब बात करते हैं इसके व्याख्या की। तो ऑपरेशन रूबिकॉन जो है वो क्या था? ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द का चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी के आमरण अनशन के दौरान उनकी संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु किया गया था। इसको ध्यान से पढ़ना कि ऑपरेशन रूबिकॉन है क्या, इसका मीन्स क्या होता है। तो ये क्या किया गया था, जो लिनलिथगो था वो क्या था, उसने गांधी जी की झूठी मृत्यु हम कह सकते हैं या एक संभावित मृत्यु की सूचना देने हेतु ऑपरेशन रूबिकॉन चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन वो जो है शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि समाचार दर्पण कब शुरू हुआ था। समाचार दर्पण जो है वो आपका किसने शुरू किया था? तो समाचार दर्पण जो है वो जेसी मासमैन ने किया था, मीन्स ए का फोर्थ। मिरात उल अखबार, मिरात उल अखबार की अगर बात करें तो ये किसने शुरू किया था? तो मिरात उल अखबार जो है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। तो ये आपका ऑप्शन बी का जो है वो फर्स्ट हो गया। तो देखो फोर्थ वन आपका डी, ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर? ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर? मीन्स अगर आपको कोई दो ऑप्शंस पता हो तो आपका क्या होगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैचिंग बहुत आसान होता है, इतना टफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? ऑप्शन आपका ए है मेजर जनरल शहनवाज खान, कर्नल प्रेम कुमार सहगल, कर्नल शौकत अली मलिक, मेजर करतार सिंह। इसमें से कौन है जो आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े थे? मेजर करतार सिंह जो है वो आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़े हुए थे। भाई फिर ये कहाँ बिजी थे वहां से? ये जो है हम कह सकते हैं कि जो मेजर करतार सिंह थे, मेजर करतार सिंह भारत के पहले सैन्य दंत चिकित्सक थे। ठीक है, ये जो है भारत के पहले दंत, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चिकित्सक थे। ठीक है, ना कि ये कोई आजाद हिंद फौज वगैरह इन सबसे नहीं जुड़े हुए थे, और ये भारत के पहले सैन्य दंत चिकित्सक, ध्यान देना सैन्य दंत चिकित्सक थे। ठीक है, मेजर करतार सिंह। इसके बाद हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, काल क्रम अनुसार क्या करना है हम लोगों को, व्यवस्थित करना है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये 2017 में आया हुआ है, 2016 में आया है, 2014 में भी आ चुका है, 2021 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1940 में, 8 अगस्त 1940 में। ठीक, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता जो है ये 24 सितंबर 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 में। सांप्रदायिक निर्णय की बात करें तो ये 16 अगस्त 1932 में। ठीक, अब इसकी मैचिंग की बात करते हैं। तो ये आपका क्या है, 16 अगस्त है, ये 17 नवंबर है, और ये आपका क्या है 24 सितंबर है। यानी हम कह सकते हैं कि 17 नवंबर जो है, 16 अगस्त सबसे पहले आता है, तो फोर्थ सबसे पहले, उसके बाद में फिर हम बात करते हैं सेकंड का, और फिर थर्ड और वन। तो ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या है, कालक्रम अनुसार इसको भी क्या करना है, व्यवस्थित करना है। ये 17, 16, 14, 21 इन सभी में क्वेश्चंस आया हुआ है। आप प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देख चुके होंगे कि सेम क्वेश्चंस आया हुआ था। तो देखते हैं क्रिप्स मिशन कब हुआ था? ये मार्च 1942। ठीक, अगस्त प्रस्ताव अभी अभी सॉल्व किए हैं, 8 मार्च 1940। नेहरू योजना 1928। बाइबल योजना 14 जून 1945 को। ठीक है, 1945 को हुआ है। तो देखो 1928 मीन्स आपका जो सी है वो थर्ड सबसे पहले रहेगा। ठीक है, थर्ड सबसे पहले रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 1940, ये दूसरे नंबर पर रहेगा, यानी थर्ड और सेकंड सबसे पहले रहेगा। उसके बाद में फिर कौन रहेगा, फर्स्ट रहेगा। लास्ट में कौन रहेगा, फोर्थ रहेगा। तो कुछ इस तरह से आपका ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मेंस 2017 का क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। तो इसमें हम लोग बात करें
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बनी थी, सबको पता होना चाहिए 1885 में। ठीक है, ये का क्या है 1885, ये 2017 का क्वेश्चन। भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ कब बना था, ये 1951 में बना था। कब बना था, 1951 में। चलिए देखते हैं, ए का थर्ड और बी का वन, इसके बाद और कोई है, जी कोई नहीं है। तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो आपका ऑप्शन ये क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या होगा, राइट आंसर। सिंपल, ए दो दो ऑप्शंस मिल जाए काम बन जाए। लेकिन हाँ, दो ऑप्शंस गलत नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना, क्योंकि अगर वो दो गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तुक्के पे काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैचिंग आसान तो है, बट साथ साथ में दो ऑप्शंस, एटलीस्ट दो ऑप्शंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने, ऐसा कौन सा अधिनियम लाया था जिसमें ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, मेंस 2017। ठीक है, मेंस 2017 में आया हुआ है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये 1813 चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम, 1853 चार्टर अधिनियम, 1857 चार्टर अधिनियम। तो आपका ऑप्शन ये क्या है, राइट आंसर 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें जो है ब्रिटिश ने क्या किया था, चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार शुरू कर दिया था। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको क्या करना है, मैचिंग करना है कि इसमें कौन किसके लेखक हैं। ये भी क्वेश्चंस अभी अभी हम लोग 2016 में देखे थे, ये क्वेश्चन सेम 2016 में भी आया है, जो हम लोग अभी सॉल्व किए थे। तो इसमें बी डी सावरकर जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है, हम बात करें तो जो बी डी सावरकर जी हैं वो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखे थे, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखे थे, मीन्स ए का क्या है, सेकंड है। मजूमदार ने क्या किया था, मजूमदार इन्होंने जो है वो द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट 1857 लिखा था। तो ये बी का क्या हो गया, थर्ड हो गया, बस काम बन गया। ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड। ओ भाई, ए का वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। सो आइए चलिए देखते हैं, एस बी चौधरी, एस बी चौधरी जो है ये सिविल रिबेलियन द इंडियन म्यूटनीज को लिखे थे। तो ये आपका हो गया सी चौथा। तो देखो C4 C1 ऑप्शन ये आपका क्या है, राइट आंसर। ठीक है, अशोक मेहता जो है ये ग्रेट रिबिलियन को लिखे थे। तो कुछ इस तरह से कोई कोई ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आप लोगों को कम से कम 3 या सभी ऑप्शंस पते होने चाहिए, ऐसा कोई कोई क्वेश्चंस आ जाता है मैचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखा जाए तो इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक, इसमें क्या है, सही नहीं है, ये ध्यान देना, ये 17 में आया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें लाहौर प्रस्ताव, लाहौर प्रस्ताव की बात करें तो इसमें फजउल हक, फजउल हक, तो ये क्या है आपका, सही है। पीरपुर, इसको राजा मोहम्मद मेहंदी, ये भी सही है। जनता की योजना, विनोबा भावे, तो ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि जो जनता की योजना है वो मानवेंद्र नाथ राय ने किया था। किसने किया था, मानवेंद्र नाथ राय ने, मानवेंद्र नाथ राय। ठीक है, तो भाई विनोबा भावे जी ने क्या किया था, देखो विनोबा भावे जी ने क्या किया था मैं बता देता हूं इसी में। विनोबा भावे जी सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह, भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन, ठीक है, इन दोनों से ये संबंध थे। जो विनोबा भावे जी का संबंध था वो सत्याग्रह और भूदान आंदोलन से था, ना कि जनता योजना से। गांधीयन प्लान, एस.एन. अग्रवाल, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, राइट आंसर, क्योंकि इसमें क्या कहा है, नहीं कहा है। क्या कहा है, नहीं कहा है, तो आपका ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में 2017 का है, कथन और कारण के बारे में हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इसमें हम लोग बात करें तो ब्रिटिश सरकार 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। हाँ जी, ये बात तो सही है कि इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने 19 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक घोषणा की शुरुआत की थी। तो कथन ये सही है, क्योंकि कारण देखते हैं, क्योंकि इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता। देखो सही ये भी है, लेकिन इस कारण से, मीन्स इस कथन से इस कारण का कुछ लेना देना नहीं हो रहा है, मीन्स इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है। सो इसलिए आपका ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर सी। ये और आर दोनों सही तो हैं, बट ये का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक, कुछ इस तरह से इसके
क्वेश्चंस के आंसर्स थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? ऑप्शन ये 14 में हुआ, श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती एन सेनगुप्ता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या है राइट आंसर। श्रीमती एनी बेसेंट जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में। तो इस क्वेश्चन के आकर के थोड़ा व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या की बात करें तो एनी बेसेंट जो है 1917 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें जो है जिसमें राजबिहारी घोष उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उसमें जो है एनी बेसेंट को क्या किया गया था, वहां के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, इसके बाद में बात करते हैं सरोजिनी नायडू। 1925 ईस्वी में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें सरोजिनी नायडू जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था आईएनसी का। ठीक है, आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, जो है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है ए वो ह्यूम, एस बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। ये मेन 2014 को क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इन्होंने क्या किया था, उसके अध्यक्ष बने थे। जो डब्ल्यूसी है ये व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो अगर हम बात करें तो उन्होंने वो पहले प्रथम अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। थोड़ी सी व्याख्या पर नजर डालते हैं। व्याख्या को अगर देखें तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ये याद रखना, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक, किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। हालांकि यहाँ पर जो आयोग है इसमें थोड़ा सा इनको अधिवेशन का जिक्र करना चाहिए लेकिन नहीं किए, बट कोई नहीं, क्योंकि इसमें क्या है थोड़ी सी कंफ्यूजन होती होगी बच्चों की कि प्रथम अध्यक्ष ए ओ ह्यूम है या ऐसा, मतलब क्योंकि अधिवेशन होता तो उसमें क्या है सबको कंफर्म पता होता है कि इसमें जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था? और आपके ऑप्शन हैं ए के आजाद, बी आर अम्बेडकर, जे एल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन चारों में कौन है जो पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर, बी आर अम्बेडकर जो है वो पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे। थोड़ी सी व्याख्या देखिए इसकी। तो बी आर अम्बेडकर ऑप्शन है बी। इस समिति के अन्य सदस्य कौन कौन से थे? भाई अम्बेडकर साहब तो थे ही, इसके साथ साथ कौन से सदस्य थे? क्योंकि अम्बेडकर साहब तो पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन इसके सदस्य कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, एम सादुल्ला, पी एल मित्र और डीपी खेता। तो कुछ इस तरह से इसके पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष के साथ साथ कुछ सदस्य भी थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की को स्थापित किया गया था, कब किया गया था? 1900, 1909, 1902, 1905। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो 1905 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो ये जो है फरवरी, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। फरवरी 1905 में लंदन में हुई थी। कहां हुई थी? लंदन में। ठीक है, और किसने किया था? श्याम कृष्ण वर्मा। ये जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है, बाद में जाकर के इसको इंडिया हाउस के नाम से भी जानने लगे। इंडिया हाउस के नाम से भी इसको जाना गया। ठीक है, तो कुछ इस तरह से थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? निम्नलिखित में से कौन जो है
यहूदी वायसराय था? ऑप्शन ये है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डर्बिन, लॉर्ड रीडिंग। तो इसका ऑप्शन डी क्या है? लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग जो है वो भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे। अच्छा, ये वायसराय के पद पर कब थे ये जान लिया जाए कि इनका वायसराय का कार्यकाल क्या था। जो इनका वायसराय का कार्यकाल था वो कब से कब तक का था, इसके बारे में थोड़ी सी जान लें, क्योंकि आयोग पूछ सकता है। तो इनका जो कार्यकाल था 1921 से लेकर के 26 के बीच में था। ठीक है, 1921 से लेकर के 26 के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोल सम्मेलन कब बुलाया गया था? जो प्रथम गोल में सम्मेलन हुआ था वो कब बुलाया गया था, इसके बारे में बात करूं। तो ऑप्शन है 1930, 1929, 1930, 1932, 1931, 29, 30, 32। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर, क्योंकि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। सो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डीप जानते हैं, व्याख्या देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये सब कब हुआ और इसके बारे में। तो हम बात करते हैं, ब्रिटिश सरकार ने निराशा एवं असंतोष के वातावरण में 12 नवंबर 1930, कब? 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, कहां पर? लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में 89 भारतीय प्रतिनिधि ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। ध्यान देना, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रमुख थे जैसे तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली, होमी मोदी, एम आर जयकर, मुंजे, भीम अम्बेडकर तथा सुंदर सिंह मजीठिए आदि। तो कुछ इतने लोग थे जो क्या था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। बट ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना कि इस सम्मेलन में जो कांग्रेस था वो भाग नहीं लिया था, कांग्रेस था वो भाग नहीं लिया था। और इसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में अगर डीप जानना है तो आप इसके पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें मैंने बड़ी ही डिटेल में व्याख्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? मैचिंग करना है। सो आइए देखते हैं। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद की बात करें तो ये रामगढ़ 1940। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का स्थान की बात करें तो अबुल कलाम आजाद कहाँ? रामगढ़ 1940 में। तो ये का क्या क्या हो गया? फोर्थ। सरोजिनी नायडू ये कहाँ की थी? तो सरोजिनी नायडू जो है वो कानपुर की थी 1925 में। ठीक है, 1925 में। देखते हैं फोर्थ, फिफ्थ। ए फोर्थ नहीं है, सी फोर्थ नहीं है, डी आपका क्या है? राइट आंसर। ठीक है, डी आपका क्या है? राइट आंसर। सी आपका क्या हो गया? 1 हो गया और बी आपका सेकंड हो गया। मींस ये आपका 1 और सेकंड हो गया। तो कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? कौन ऐसे थे जो मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखे थे? आगा खां, एम ए जिन्ना, लियाकत अली खां, मोहम्मद इकबाल। इनमें चारों में से कौन थे जिन्होंने सबसे पहले मुस्लिम राज्य प्रस्ताव रखा था? इसके बारे में हम लोगों को जानना। तो देखो, जो मोहम्मद इकबाल थे उन्होंने इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था। जो मोहम्मद इकबाल थे उन्होंने जिक्र किया था, और कब किया था ये भी थोड़ा सा जान लें। तो मोहम्मद इकबाल ने 1930 में, ठीक है, 1930 में क्या किया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में ये बात कही थी। कब, कहाँ कही थी? अखिल भारतीय मुस्लिम, ठीक है, इस सभी को जानना बहुत जरूरी है। मुस्लिम लीग के लीग, ठीक है, ये मुस्लिम लीग, और ये अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद में। इस अधिवेशन में कहीं ना कहीं लोगों ने बात की थी, डिस्कस की थी पृथक मुस्लिम राज्य के बारे में। 1930 में इलाहाबाद में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जब अधिवेशन हुआ था तो उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि मुस्लिम राज्य भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक, डायरेक्ट सीधा सीधा क्वेश्चन, घटना चक्र। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन, घटना चक्र। तो पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन से? मीन्स 2014 का क्वेश्चन सर।
आपके ऑप्शंस हैं ए के आजाद, एम के गांधी, एम ए अंसारी, सरोजिनी नायडू। तो ए के आजाद की बात करें तो ए के आजाद जो है उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था। ठीक है, ए के आजाद का मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो ये अबुल कलाम आजाद थे, इन्होंने जो है इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था। और साथ साथ ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम, हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, प्रथम शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, आज जो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं उन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा और वो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? जो रोलेट एक्ट हुआ था उस किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो। इसकी बात करें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में जो है रोलेट एक्ट जो हुआ था वो पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो ये वायसराय कब से कब तक थे? इनके वायसराय की कार्यकाल के बारे में थोड़ा सा ध्यान दें तो ये वायसराय जो है ये 1921 से लेकर 1916 से लेकर के 1921 तक थे। 1916 से लेकर के 1921 के थे। और रोलेट एक्ट हुआ कब था? 1919 में, 1919 में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था, कब से प्रभावी हुआ था इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन ए 4 जुलाई 1947, 10 जुलाई 1947, 18 जुलाई 1947, 14 जुलाई 1947। इसमें हम लोगों को देखना है कि कौन से दिन को प्रभावी हुआ था। तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रभावी में आया हुआ था, इफेक्ट में लाया गया था भारत स्वतंत्रता अधिनियम। और इसी दिन एक खास काम हुआ था। इसी दिन जो है हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम में जिसमें भारत और पाकिस्तान में जो बंटवारा है, भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 तिथि निश्चित की गई थी। ठीक है, तिथि निश्चित की गई थी। ये जो 18 जुलाई 1947 है उसी दिन का वो जो अधिनियम हुआ था, उसी में भारत और पाकिस्तान की स्थापना की बात की गई थी कि जो पाकिस्तान होगा वो अलग हो जाएगा, और वो भी किस डेट को होगा? 15 अगस्त 1947 को। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी बात करें, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, कब अपनाया गया इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए है 1899, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1903, ऑप्शन डी 1905। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है वो क्या है? राइट आंसर 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की राष्ट्रीय नीति अपनाया गया था। थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसके बारे में। उस समय लॉर्ड कर्जन थे जो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके फलस्वरूप 7 अगस्त 1905 में, ठीक है, 7 अगस्त 1905 में क्या हुआ था कि कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूट डालो और राज करो, ये किस की रणनीति थी इसके बारे में देखा जाए। और ये रणनीति बहुत ही लाभप्रद हुआ था ब्रिटिश के लिए, ना कि इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए तो हमेशा ही नुकसान दे रहा। तो फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसने अपनाई थी? ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलिस्ली। आपको इसमें से बताना है कि फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी। तो लॉर्ड मिंटो जो है, ऑप्शन सी ये क्या है? राइट आंसर। इसी की रणनीति थी, लॉर्ड मिंटो की रणनीति थी कि फूट डालो और राज करो। थोड़ी सी व्याख्या देखें। व्याख्या की बात करें तो ये जो है तत्कालीन भारत सचिव मालदे एवं वायसराय लॉर्ड मिंटो ने सुधारों का भारतीय परिषद अधिनियम 1909 पारित किया, जिसे मालदे मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था फूट डालो और राज्य करो। वायसराय मिंटो ने इस अधिनियम के संदर्भ में कहा था, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम
नाग के दांत बोधे हैं और इसका फल भीषण होगा। और वाकई में कुछ इसी तरह से हुआ था, ये भी बात सत्य है। तो कुछ इस तरह से इसके व्याख्यान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी जो है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय है ये आपका सैन फ्रांसिस्को में था, सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी व्याख्या देखेगा तो सैन फ्रांसिस्को नवंबर 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम क्या पड़ गया? गदर पार्टी। ठीक, इतना समझ में आया। इसका मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में। ये भी पता होना चाहिए। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं है? कौन ऐसे हैं जो गर्म दल के नेता नहीं है, इसके बारे में बात की गई है। जिसमें से आपका ऑप्शन ये है, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय। तो आपका ऑप्शन ये क्या है? राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उग्र राष्ट्रवाद के नेता नहीं थे, जबकि वो कौन थे? उदारवादी, मतलब नरम पंथी के नेता थे, नरम दल के नेता थे। व्याख्या देखें थोड़ा सा इसका। तो 1906 के बाद, 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का भी आविर्भाव हुआ। और उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसको लोग लाल बाल पाल भी बोलते हैं। लाल बाल पाल याद करने में आसानी होती है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और ये विपिन चंद्र पाल। तो ये जो है 4 लोग उग्रवादी दलों से जो है कहीं ना कहीं संबंध रखते थे, या ये लोग जो है गर्म दल के लोग थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? किसे जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ये है, खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। इन चारों में किसको जो है हम कह सकते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? राइट आंसर दादा भाई नौरोजी को जो है द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इसका थोड़ी सी व्याख्या देख लें इसकी। दादा भाई नौरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन धन के बहिर्गमन सिद्धांत के सबसे पहले और प्रमुख प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन बर्थ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा आन तिथि द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871 के माध्यम से धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भारतीय सभा का अध्यक्ष था? भारतीय सभा का कौन अध्यक्ष था? और आपके ऑप्शंस हैं, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो आपका ऑप्शन ये क्या है? राइट आंसर, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। व्याख्या थोड़ा सा देखें तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना था। ठीक, 19 दिसंबर 1946 को अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया और 11 दिसंबर 1946 को पूरी निर्विरोध के साथ अस्थायी अध्यक्ष जो है वो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? जो स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा है ये पहली बार कब लहराया गया था, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। जिसमें आपका अगर हम लोग बात करें तो 31 दिसंबर 1928, 31 दिसंबर 1929, 31 दिसंबर 1930, 31 दिसंबर 1931
तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर। ये आपका 31 दिसंबर 1929 को जो है नवग्रह तिरंगा लहराया गया था जब स्वराज की मांग की गई थी। इसकी व्याख्या को की बात करेगा तो दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन जब हुआ था, तो उसमें जिसमें संबंधित प्रस्ताव के पारित होने के बाद नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का नवग्रह तिरंगा फहराया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? जो भूदान आंदोलन है इसका शुरुआत सबसे पहले किस राज्य से हुआ था? और ये आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो देखो भूदान आंदोलन जो है उसकी शुरुआत सबसे पहले आंध्र प्रदेश से हुई थी। कहां से हुई थी? आंध्र प्रदेश से हुई थी। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने किया था और 1951 में किया था। इसकी व्याख्या देखें तो आचार्य विनोबा भावे जो है वो सर्वोदय सम्मेलन के संदर्भ में 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश होना चाहिए, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक, आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे, जहां भूमिहीन कृषकों की दशा सुधारने हेतु विनोबा भावे ने 1951 ईस्वी में भूदान तथा ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से की, जिससे भूमिहीन निर्धन किसान समाज की मुख्य धारा से जुड़कर गरिमामय जीवन यापन कर सके। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत के किस वायसराय की हत्या एक दंडित अपराधी द्वारा उस समय कर दी गई थी जब वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भ्रमण कर रहा था? ये मेंस 2013 के बारे में है। ठीक है, मेंस 2013 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर, लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। इसकी व्याख्या अगर देखें तो लॉर्ड मेयो 1869 में, हम कह सकते हैं 1869 से 72 है, 1869 से 72 की अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भ्रमण दौरान फरवरी 1872 से एक अफगान से अली नाम करके अपराधी था जो चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी थी। मियो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। अफगानिस्तान के संदर्भ में सर जॉन लॉरेंस की नीति का समर्थन किया। रिचर्ड ब्रूक मियो के छठे अलकर को लॉर्ड मेयो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इसके व्याख्यान थे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।